मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सीरिया में साल 2011 से शुरू हुए विद्रोह ने आखिरकार असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के साथ ही वहां विद्रोहियों का कब्जा हो गया। सीरिया में 27 नवंबर से विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है और 9 नवंबर यानी कि महज 11 दिनों में ही विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ईरान और रूस ने असद सरकार को बचाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ईरान के प्रॉक्सी गुट जहां पर इजराइल के साथ जंग में कमजोर पड़ चुके हैं, तो वहीं रूस यूक्रेन के खिलाफ 33 महीनों से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में सीरिया के दोनों ही बड़े सहयोगी विद्रोहियों की आक्रामकता के सामने नाकाम हो गए हैं। इस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तख्ता पलट से कुछ घंटों पहले ही इस्तीफा देकर मॉस्को वो रवाना हो गए। बता दें आपको कि मॉस्को रवाना होने के साथ ही उन्होंने परिवार समेत रूस में शरण ले ली। सीरिया में तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया अशांति की नई राह पर और आगे बढ़ गया है। सीरिया में हुए इस घटनाक्रम के पीछे तुर्की और अमेरिका का हाथ माना जा रहा है। रूस के यूक्रेन युद्ध में उलझे होने का फायदा उठाकर अमेरिका ने विद्रोही गुट को बढ़ावा दिया और तुर्की में भी इस मौके का फायदा उठाकर बता दें आपको कि कुर्शिद लोगों पर नियंत्रण मजबूत किया। सीरिया से असद का राज खत्म होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुशी जताई है, लेकिन अब जो बाइडेन ने सीरिया में हमले का आदेश दिया है। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया में अनिश्चितता के चलते बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट द्वारा नियंत्रित स्थलों पर बमबारी की है। ये क्षेत्र आतंकवादी सूची में शामिल है, आईएसआईएस के कब्जे में है। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने अब सीरिया के लिए अपनी नीति को फिर से जांचने की बात कही है। अमेरिका एक दुविधा में फंसा है और एक और असद सरकार के गिरने पर वो खुशी जता रहा है, लेकिन जिन विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा किया है उसका नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम यानी HTS संगठन कर रहा है, जिसे अल कायदा से संबंध होने के कारण उसने आतंकवादी सूची में डाल रखा है। बाइडेन ने कहा कि रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के कमजोर होने के चलते ही सीरिया आजाद हुआ। इसी के चलते अल असद की हार हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे सोच ने ही मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया। सीरिया में संकट पर भारत लगातार नजर बनाए हुए हैं और सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीरिया में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं और जिनमें 14 ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। दुनिया के इस घटनाक्रम से भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है और पहले की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के शासन परिवर्तन में भी अमेरिका का हाथ था। अमेरिका का हाथ होने की बात यहां पर की गई। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं और भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई। साल भर के भीतर 2 देशों में अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करवा दिया है। सीरिया और भारत के बीच वैसे तो सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इराक और लीबिया में भी इसी तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ था। अमेरिका का इस तरह का दखल और लगातार हो रही उथल पुथल के बीच सावधान रहना बेहद जरूरी है। भारत पर इसका सीधा असर चाहे ना पड़े, लेकिन पड़ोस के उथल पुथल का प्रभाव भारत पर जरूर पड़ता है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करते हैं। सीरिया में जिस तरह से पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है, सर कैसे देखते हैं इसे आप? सीरिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और 1971 से बाथ पार्टी का, असाद फैमिली का जो शासन है वो अब समाप्त हो गया है। और इस असाद फैमिली का जो शासन रहा वो उसमें जाहिर है कि एक तानाशाही रही है। और 2011 में भी जो विद्रोही गुटों ने असाद के शासन को समाप्त करने के लिए अरब स्प्रिंग के दौरान एक बड़ा विद्रोह किया था और तभी से वहां पर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो सीरिया में
जो वर्तमान में जो घटनाक्रम सामने आया है उसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया, ईरान तथा हिजबुल्लाह के द्वारा जो सीरिया के असाद की सरकार को, उनकी फोर्सेस को जो समर्थन दिया जाता था, वो समर्थन अब काफी कमजोर पड़ गया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध में पिछले 3 वर्षों से लगातार संलग्न है और रशिया के पास अब स्वयं के युद्ध के लिए हथियारों की और सैनिकों की कमी पड़ रही है। रशिया अब ईरान से और नॉर्थ कोरिया से हथियार और सैनिक ले रहा है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक अब यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं रशिया की तरफ से। तो रशिया भी काफी कमजोर पड़ा था और रशिया का जो फोकस है वो अपनी रक्षा के ऊपर ज्यादा था, यूक्रेन के ऊपर ज्यादा था। दूसरा, हिजबुल्लाह का द्वारा जो समर्थन असाद को मिलता था उसमें भी भारी कमी आई थी, क्योंकि पिछले सितंबर से जिस तरीके से इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयां की गई और हिजबुल्लाह का जो चीफ हसन नसरुल्लाह, उसे भी इजराइल ने मार गिराया। अनेक टॉप कमांडर्स को इजराइल ने हिजबुल्लाह के मार गिराया था और उसके हथियारों के जखीरे को भी काफी बड़ी क्षति पहुंचाई थी। तो हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ युद्ध के चलते काफी कमजोर पड़ गया। साथ ही साथ ईरान भी इजराइल के साथ जो तनाव है उसकी वजह से ईरान अपनी रक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की वजह से वो असाद की जो फोर्सेस को सपोर्ट उतना प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। तो ऐसे में जो रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह के द्वारा जो सपोर्ट असाद को दिया जा रहा था उसमें भारी कमी आ गई थी और जिसका कि लाभ उठाते हुए इन विद्रोही गुटों ने इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने असाद की फोर्सेस पर हमला करना शुरू कर दिया और वो लगातार जो है चढ़ाई करते गए और उसके पीछे कर्दिश जो फोर्सेस हैं, टर्की ने उसमें क्षमा चाहता हूँ, मैं टर्की की बात कर रहा था कि जो टर्की की जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है और टर्की का जो एक बैकिंग रही है वो जाहिर है कि उसने एक बड़ी भूमिका इस पूरे असाद की सरकार के पतन में निभाई है। अमेरिका की भी इसमें शह रही है, यद्यपि कि अमेरिका इस मामले पे बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि टर्की के द्वारा जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा था विद्रोहियों को, उसको कराने में जो अमेरिका ने भी अपनी शह को दिया है। तो कुल मिलाकर के जो असाद के लिए विपरीत वातावरण लगातार बनता चला गया था। असाद जाहिर है कि लगातार कमजोर पड़ते चले गए थे और जिसका कि अंततः परिणाम ये हुआ कि असाद की जो सत्ता है उसका पतन हो गया है और 50 वर्षों तक जो बाथ पार्टी का जो शासन है, असाद फैमिली का जो शासन है, जो सीरिया पर चल रहा था, वो समाप्त हो गया है। अब ये देखना होगा कि जो रेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि अनेक रेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें हयात तहरीर अल शाम, सीरियन नेशनल आर्मी, फ्री सीरियन आर्मी, जो कर्दिश जो फोर्सेस हैं और जाहिर है कि अनेक जो फैक्शंस हैं इन रेबल ग्रुप्स के, वो आपस में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, अब उसके आधार और किस तरीके की वो शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं, उसके आधार पर ही हम भविष्य सीरिया का देख सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में इस बात का स्पष्ट रूप से स्वरूप सामने आएगा कि किस तरीके का शासन व्यवस्था अब असाद के जाने के बाद वहां स्थापित होती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि सीरिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक लगभग आधी शताब्दी का जो शासन बाथ पार्टी का था, असाद फैमिली का था, अब वो समाप्त हो गया है। जी ठीक है दिनेश जी, ये इतना आसान था जितने आसानी से विद्रोही गुट जो है वो हावी हो गया सत्ता पक्ष पे और बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या ताकतें इसके पीछे आप देखते हैं? जैसा काफी कुछ जिक्र तो अभी संजीव जी ने भी किया, आप अपने नजरिए से कैसे इसे देखते हैं सर? नेहा जी, सीरियन फोर्सेस को 4 साल लगे थे अलेप्पो प्रदेश को कैप्चर करने के लिए और रिबल फोर्सेस ने दोबारा 4 दिन के अंदर ही उस इलाके को कैप्चर कर लिया और सब्सिक्वेंटली जो है बाकी शहरों को कैप्चर करते करते उन्होंने जो है असाद का शासन खत्म कर दिया। इसके अंदर से चंद एक लेसन लर्न आते हैं। इदलिब के इलाके के अंदर एसटीएफ जो है अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही थी, वेपन ट्रेनिंग कर रही थी और जितने भी बाकी रिबल्स ग्रुप थे उनके अंदर तालमेल बिठाया जा रहा था। इस बात के बारे में सीरियन गवर्नमेंट को उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जब उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आया। दूसरा जो है सीरियन रजीम ने
अपनी सीरियन फोर्सेस को मॉडर्नाइज नहीं किया और उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन पावर्स के ऊपर रखी। एक बात ध्यान में देने चाहिए कि जो खुद की सेना का सैनिक होगा वो पूरी भावना के साथ देश के प्रति लड़ाई लड़ेगा और उसका स्वाभिमान इसके अंदर इन्वॉल्व होता, बनस्पत इसके कि जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो आपके लिए लड़ रही हैं, उनके अंदर इतनी कमिटमेंट नहीं होगी और उनका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, जिसलिए वो आपकी फोर्सेस को असिस्ट कर रहे हैं, चाहे ये वैगनर ग्रुप हो या बाकी रशियंस की अदर फोर्सेस हो। ऑल ऑफ ए सडन ये जो इनका पतन हुआ है, इसके पीछे जो है, जैसा कि संजीव जी ने बता दिया है, बेसिक जो सपोर्ट इनको मिली है अमेरिका से मिली है और तुर्की से मिली है। अमेरिका जो है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जिसके अंदर कुर्दिश हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में देने लायक है कि एसटीएस का जो रिबल ग्रुप है, इनका बैकग्राउंड जो है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। ये जानने के बावजूद भी अमेरिकन फोर्सेस ने जो है इनको सपोर्ट किया ताकि वो वहां पे सत्ता को बदल सके। दूसरा, जो सीरिया के अंदर जो है रशिया और ईरान का जो है ये लेवांट एरिया के अंदर अमेरिका नहीं चाहता था कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़े और मेडिटेरियन सी के इलाके के अंदर जो है ईरान और रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस करे और इसके साथ साथ वो मिडिल ईस्ट के लिए करें। उसके लिए जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट को वहां से हटाना बहुत जरूरी था। इसके साथ जो है सीरिया के थ्रू ही लेबनान के अंदर ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता था, जो कि इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर हो। तो इस प्रकार से कई देशों ने और कई लोगों ने जो है अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसके अंदर एक्टिविटीज अपनाई है, जिसका कि एंड रिजल्ट जो है संडे को हमारे सामने या पूरे विश्व के सामने पड़ चुका है। इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशन होंगी, क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो इनके गुलानी है, जो चीफ हैं, वो अपने आप को बड़ा मॉडर्न फेस जो है प्रकट कर रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, हम इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट करेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, ताकि सीरिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उनको ठीक से वो लोग रह सकें। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनका जो भूतकाल है वो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। अब ये आने वाले समय के अंदर देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से वहां का शासन चलाते हैं। अगर ये अपने आप को सीमित रखते हैं और ठीक से एक प्रकार की स्टेबिलिटी देते हैं सीरिया के लिए, तो ये मिडिल ईस्ट के लिए भी एक अच्छा साइन होगा। लेकिन अगर ये लोग एडवांस करते हैं सब्सिक्वेंटली इराक के अंदर, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। जी नेहा जी। जी ठीक है। संजीव जी, ये बताइए कि देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीरिया में जो परिवर्तन हुआ, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा और नुकसान किसे हैं? देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है, जाहिर है कि अभी आने वाली जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके की होगी, इसको लेकर के अनिश्चितता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एसटीएस है उसका, जैसे कर्नल साहब ने बताया भी कि उसके जो संबंध हैं वो अल-कायदा के साथ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट के साथ भी उसके अनेक जो है सदस्यों के संपर्क रहे हैं और उनके लिए वो काम करते थे। और उसके अलावा जो वहाँ पर जो कर्दिश फोर्सेस हैं, जो सीरियन नेशनल आर्मी है, जो फ्री सीरियन आर्मी है, कह रहे कि उनके भी अपने अपने जो हित हैं। और टर्की ने हालांकि इस पूरे इश्यूज को लेकर के अपने प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाया और पूरी मदद प्रोवाइड कराई है। टर्की ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन टर्की की जो कर्दिश फोर्सेस को लेकर के जो उनका जो एक शंकाएं और संदेह और जो उनका विरोध रहता है, वो अब किस तरीके से प्ले आउट करेगा और उसमें जो कर्दिश फोर्सेस की क्या जो शासन व्यवस्था में भूमिका होगी, जो बड़ी संख्या में जो टर्की में रहने वाले जो रिफ्यूजीज हैं, क्या उनकी वापसी होगी। तो अनेक ऐसे प्रश्न हैं
कि जिसका कि अभी आने वाले समय में समाधान निकलना है। और अब ये देखना होगा कि ये जो रेबल ग्रुप्स हैं वो आपस में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाते हैं। क्या वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में किस तरीके की चैलेंजेस को वो जो फेस करते हैं या उन्हें डील करते हैं, ये आने वाले हमें कुछ दिनों में और हफ्तों में ये पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सीरिया में एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा जो शासन बाथ पार्टी का है वो समाप्त हो गया है। आधी शताब्दी का जो शासन है वो समाप्त हुआ है। और सिविल वॉर जो वहां पर शुरू हुई उससे तो लगभग 7 लाख लोग इसमें मारे गए और करीब 12 लाख की संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हुए, जिसमें कि आधी संख्या लगभग इंटरनली और एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड लोगों की रही। और जाहिर है कि अब उस सिविल वॉर का अंत हो गया है और एक तानाशाही पूर्ण जो सत्ता फासाद चला रहे थे उसका भी अंत हो गया है। तो एक नई शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत सीरिया में हुई है। लेकिन ये जो आने वाला समय है वो उसमें अनिश्चितताएं बहुत हैं, क्योंकि जो फैक्शंस हैं, जो रेबल ग्रुप्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जाहिर है कि आतंकवादियों के साथ उनके संपर्क रहे हैं, तो वो किस तरीके का अब शासन चलाते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन एक नया जो परिवर्तन हुआ है वो स्पष्ट रूप से दिखता है और अनेक लोगों ने वहां पर सेलिब्रेट भी किया है। हमने देखा है कि चाहे वो अलेप्पो हो, इदलिब हो, दमास्कस हो, अन्य जो सीरिया के शहर वहां पर अनेक सेलिब्रेटरी जो है विजुअल्स दिखाई दिए और ये जाहिर है कि अनेक लोगों ने इसका स्वागत किया है, एक बड़े परिवर्तन का स्वागत किया है। लेकिन जहां तक इजराइल का सीरिया को लेकर के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल इस बात को लेकर के आशंकित है कि ये जो रेबल्स हैं वो अब गोलान हाइट्स के ऊपर भी अपने क्लेम को कर सकते हैं। और जाहिर है कि गोलान हाइट्स की सुरक्षा को लेकर के इजराइल ने प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए वहां पर अपनी फोर्सेस का जो दखल है बढ़ा दिया है, क्योंकि असाद की जो फोर्सेस वहां से अब विड्रॉ कर गई हैं, तो इसलिए जो बफर जोन बनाया गया था उसके ऊपर भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया है। और अब देखना होगा कि रेबल्स उसको किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या वो पुराना जो समझौता था जो असाद के साथ, असाद की रिजीम के साथ और इनके इजराइल के साथ वो क्या रिस्टोर होगा। तो ये सारे अनेक विषय हैं कि जिसकी की वजह से वहां पर अभी आने वाले समय में इसका समाधान निकलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये एक ऐसा परिवर्तन है कि जिसकी की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी। आपको याद होगा कि 2011 में जो सिविल वॉर शुरू हुआ था वो अरब स्प्रिंग के समय में शुरू हुआ था और अरब स्प्रिंग एक ऐसा मूवमेंट वहां पे शुरू हुआ था जिसमें कि लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे और उसको ध्यान में रखते हुए विद्रोही गुटों ने अपना ये संघर्ष शुरू किया था। लेकिन क्या वो आने वाले समय में लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आने वाले हमें दिनों और हफ्तों में पता चलेगा। ठीक है दिनेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी जो हालात और जो स्थितियां हैं उसमें भारत के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि अभी तक जो भारत ने स्टैंड लिया वो ठीक है? किस तरह का स्टैंड भारत का होना चाहिए? इसका क्या प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ेगा और क्या जो भी भारत स्टैंड लेगा उससे कुछ और देशों के रिश्ते कैसे होंगे, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? नेहा जी, हमारे सीरिया के साथ संबंध हैं पर इतने घनिष्ठ संबंध नहीं है। ये है कि हमने उनको जो है व्यापार जो है हमारा उनके साथ है, तकरीबन कोई 89 मिलियन का ईयरली व्यापार है जो लेटेस्ट है और हमने समय समय पर जो है उनकी मदद की है। हमने उन्हें फाइनेंशियल एड दी है और लेटर ऑफ क्रेडिट भी हमने उनको दिया है। हमने उनके देश के अंदर जो है आईटी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में उन्हें असिस्ट किया है, बायोटेक्नोलॉजी में किया है और समय समय पर जो है हमारे जो नेता हैं उन्होंने उसको विजिट भी किया है। और अभी तक सीरिया ने जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है हमारे देश में, उन्होंने अपनी सद्भावना जो है प्रकट की है, चाहे ये हाथरस का स्टैम्पेड हो या कोई और किसी प्रकार की घटना हुई हो। हमारा शुरू से जो है एक ही स्टैंड रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको पीसफुली डिप्लोमेटिक ढंग से जो है हमें रिजॉल्व करना है। हम लड़ाई के अंदर विश्वास नहीं करते हैं। हमारा आज भी ये स्टैंड है कि सीरिया की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको पीसफुली जो है उसको हल किया जाए ताकि मिडिल ईस्ट के इलाके के अंदर शांति बने। दूसरा, हमारा भी इंटरेस्ट है क्योंकि सीरिया की जो लोकेशन है
वो मेडिटेरियन सी के ईस्ट के छोर के ऊपर है, और वो इलाका जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। व्यापार का जो सी के द्वारा व्यापार होता है वो मैक्सिमम उस इलाके से भी होता है, और हमारे खुद के भी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो सफर करते हैं। तो आज की तारीख में भारत ने अभी तक अपनी जो एम्बेसी जो है दमास्कस के अंदर रखी हुई है। वी आर इन कांस्टेंट टच विद दी अथॉरिटीज, तो हमारा स्टैंड क्लियर है। ठीक है। अब आने वाले वक्त में भारत को कितना सचेत रहने की जरूरत है संजीव जी? क्या लगता है आपको कि इस पूरे मसले को लेकर सचेत रहने की जरूरत है भारत को? निस्संदेह भारत की एक क्लोज वॉच रहेगी, और क्योंकि अब सीरिया में असाद की जो फोर्सेस हैं और असाद की जो सरकार है उसका पतन हो चुका है। असाद देश छोड़ करके चले गए हैं। जी। और एक सिविल वॉर जो चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी और जाहिर है कि एक बड़े और विदेशी जो शक्तियां हैं उनका अब जो ज्यादा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखा। तो ऐसे में कोई कन्फ्रंटेशन, कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन तो होने की संभावना अब मैं नहीं देखता। लेकिन ये जो रेबल्स हैं, इनके जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, वो जैसा कि मैं कह रहा था कि वो किस तरीके का गवर्नेंस करते हैं, किस तरीके का गवर्नेंस मॉडल अडॉप्ट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर किस तरीके की वहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी आती है। लेकिन भारत की बहुत ही क्लोज वॉच रहेगी, और भारत ने अपने जो सीरिया की घटनाओं के संदर्भ में अपना जो बयान जारी किया है भारत के विदेश मंत्रालय ने, उसमें भारत ने यही कहा है कि जो वहाँ पर एक सीरियन लेड पीस प्रोसेस होना चाहिए। जो डिफरेंट फैक्शंस हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और सभी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर स्थापित हो पाए तो ये सीरिया के लिए भी अच्छा होगा और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन और विश्व के लिए अच्छा होगा। तो भारत ने एक बहुत ही बैलेंस्ड, संतुलित, विवेकपूर्ण स्टेटमेंट जारी किया है, और जाहिर है कि भारत ये देखना चाहेगा कि सीरिया में आने वाले समय में शांति स्थापित हो, वहाँ पर एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल स्थापित हो जिसमें डेमोक्रेसी हो ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ वहाँ पे सभी जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, एक बड़ा राष्ट्र है, विविधता वाला राष्ट्र है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले और सभी को गवर्नेंस में उचित स्थान मिले। तो ये भारत अवश्य देखना चाहेगा, और भारत ने इसी वजह से ये स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन जहाँ तक भारतीय नागरिकों की जो लगभग 90 की संख्या में है, जिसमें कि अनेक भारतीय जो ऐसे भी हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज में काम करते हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार उनके साथ संपर्क में है, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें यथोचित मदद की जाएगी। लेकिन अब मैं, चूंकि वहाँ पर सिविल वॉर समाप्त हो गया है, इसी वजह से मैं अनेक कोई ऐसी स्थिति नहीं देखता कि जिसमें कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं वो किसी तरीके के खतरे में आए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे सीरिया में जो हालात है वो जाहिर तौर पे ख़राब है, क्योंकि विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अब ऐसे में किस तरह बाकी देश इसका फ़ायदा उठाते हैं, या भारत को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, इसी विषय पर आज हमने मुद्दा पर बातचीत की। खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।